नमस्कार दोस्तों। पूर्व की क्लास में अपन संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे थे और संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में अपन ने पूर्व की क्लास में लास्ट टाइम में पढ़ लिया था कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन का भारतीयों ने विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। क्रिप्स मिशन के बाद 1945 में लॉर्ड वेवल योजना आई। ये लॉर्ड वेवल योजना क्या थी या लॉर्ड वेवल प्रस्ताव क्या था? भारत की वाइसराय, तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवल ने जारी किया था और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि युद्ध में आप ब्रिटेन का साथ दीजिएगा। आप युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान सभा के रूप में या यूँ कहें संवैधानिक सुधारों के रूप में कानून बनाए जाएंगे। लेकिन लॉर्ड वेवल कोई ज़्यादा प्रभावशाली प्रस्तावों में से नहीं था। इसके बाद अपन बात करें तो भारतीय संविधान निर्माण के संदर्भ में अपन बात करते हैं और संविधान निर्माण के संबंध में अपन जो बात करने वाले हैं ये संविधान सभा के बारे में बात करने वाले हैं। संविधान निर्माण की अपन बात करें, सबसे पहले हमें ये समझना है कि संविधान क्या है, संविधान से क्या तात्पर्य है, संविधान कहते किसे हैं, भारत की संविधान की जो उपज है वो किस प्रकार से रही कि एक दिन का परिणाम तो है नहीं। भारत का संविधान है ये वर्षों के संघर्ष का परिणाम है और इस वर्षों के संघर्ष की जो शुरुआत होती है वो आप सब जानते ही हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है। यहाँ से धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अधिनियम आते गए और अंत में पारित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट बने थे। साथ ही उसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत का वाइसराय और भारत सचिव जैसे पदों को समाप्त कर दिया, जैसा कि अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात आती है संविधान कहते किसे हैं, संविधान से क्या तात्पर्य है। तो संविधान से तात्पर्य है कि एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार व नागरिक दोनों बाध्य हों। ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों, जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों वह संविधान कहलाता है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर जो ये परिभाषा है ये डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में लागू है, यानी लोकतांत्रिक संदर्भ है। इस लोकतांत्रिक संदर्भ में ये परिभाषा लागू होती है कि लोकतांत्रिक संदर्भ, डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट। ये लोकतांत्रिक संदर्भ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लोकतांत्रिक जो सरकार होगी, जो सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, वो लोकतांत्रिक सरकार है। जनता की चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है, वो लोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक सरकार है, ये सरकार संविधान का पालन करती है। लेकिन राजतंत्रात्मक या निरंकुशवादी शासन व्यवस्था में हम देखते हैं संविधान का पालन, सरकार कई बार संविधान का पालन नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर संविधान क्या है, सबसे पहली बात यह है कि संविधान क्या है। तो संविधान जो है ये किसी भी देश की शासन की आधारभूत है। देश की शासन का आधारभूत कानून क्या है? देश की शासन का जो आधारभूत कानून है, ये आधारभूत कानून क्या है? तो आधारभूत कानून में नाम आता है संविधान का। तो किसी भी देश की शासन का जो आधारभूत कानून है, मूलभूत जो कानून है जिसके सहारे देश की शासन व्यवस्था टिकी हुई है, वो क्या है? संविधान है।
ये संविधान अपन विषय के दृष्टिकोण से पढ़ें कि राजनीति विज्ञान आप पढ़ रहे हो और आपने नेट जीआरएफ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भले ही संविधान को अलग अलग श्रेणियों में बांट करके आप इनके प्रकार पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से अपन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान के प्रकार की बात करें, तो संविधान मुख्य रूप से समझने के लिए अपने को दो श्रेणियों में बांटते हैं। संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार की अपन बात करें तो सबसे पहले एक आता है लिखित संविधान। कौन सा? लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब यही है कि वह संविधान जो क्या किया गया हो, लिखा गया हो। यहाँ पर सर्वप्रथम की बात करें तो दुनिया में सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा गया था? तो सर्वप्रथम 1789 में। कब? 1789 में अमेरिका का संविधान लिखा गया था। किसका? अमेरिका का संविधान लिखा गया। और दोस्तों, अमेरिका के संविधान के लिए याद रखना, अमेरिका के संविधान को आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक कहा जाता है। अमेरिका के संविधान को क्या कहेंगे? आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक कहा जाता है। आधुनिक विश्व के देशों की संविधान का जनक किसको कहा जाता है? तो ये अमेरिका के संविधान को कहा जाता है। और अमेरिका का संविधान है ये 1789 में अमेरिका की फिलाडेल्फिया शहर में लिखा गया था। कौन सा? जो फिलाडेल्फिया शहर है, इस फिलाडेल्फिया शहर में लिखा गया था। अमेरिकी संविधान की जो रचनाकार हैं वो कौन है? हैमिल्टन है। हैमिल्टन ने अमेरिकी संविधान के संदर्भ में कहा है कि अमेरिकी संविधान है ये न्यायाधीश की मूलभूत विधि है। अमेरिकी संविधान को न्यायाधीश की मूलभूत विधि किसने कहा है? हैमिल्टन ने कहा है, जो अमेरिकी संविधान की रचनाकार हैं। यहाँ पर इतना याद रखना है कि विश्व में पहला लिखित संविधान किसका है? तो 1789 अमेरिका का है। हालांकि 1789 के वर्ष के लिए आप ये भी पढ़ते हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, जिस फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। यहाँ 1789 में उसी फ्रांस की क्रांति ने ये संदेश दिया था कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की बात करें तो संविधान का दूसरा प्रकार आता है अलिखित। अब बात आती है कि अलिखित संविधान की विशेषता क्या होती है? तो अलिखित संविधान है, ये अलिखित संविधान परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। किस पर? परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। कौन सा संविधान? तो ध्यान रखना, अलिखित संविधान परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। कौन सा? अलिखित संविधान। आज भी विश्व में अलिखित संविधान की अपन बात करें तो अलिखित संविधान अपने को कहाँ पर देखने को मिलेगा? अलिखित संविधान है ये अपने को सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सऊदी अरब के संविधान में देखने को मिलेगा। सऊदी अरब के अलावा अपन बात करें तो एक नाम आता है ब्रिटेन का। देखिए, ब्रिटेन के लिए कहने का नाम मात्र का बचा है। ब्रिटेन का संविधान है ये कहने के लिए नाम मात्र का बचा है, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि ब्रिटेन के संविधान को लिख लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान को इन्होंने एक दिन में नहीं लिखा, जैसे जैसे उन्होंने अपनी परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर कानून मौखिक रूप से बनाते रहे, उन्हीं कानूनों को वो एक लिखित संविधान का रूप देते रहे हैं। कहने का मात्र नाम मात्र बचा है। वास्तविक अलिखित संविधान कहाँ पर देखने को मिलेगा? सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि दुनिया में सर्वप्रथम संविधान का जो अस्तित्व है या संविधान जैसे किसी कानून का अगर अस्तित्व है तो वो कौन सी है? बेबीलोनिया की संहिता है। कौन सी?
बेबीलोनिया की संहिता है। किसकी? बेबीलोनिया की संहिता का नाम आता है, जो कि दुनिया में संविधान का पहला स्रोत है। विश्व में या दुनिया में संविधान का पहला स्रोत है। विश्व में संविधान का पहला स्रोत कौन सा है? तो पहला स्रोत है ये बेबीलोनिया की संहिता है। कौन सा? बेबीलोनिया की संहिता है। ठीक है, हालांकि बेबीलोनिया की संहिता का दुनिया में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक संविधान के रूप में अगर कहीं साक्ष्य मिलते हैं तो वो बेबीलोनिया की संहिता के मिलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें भारतीय संदर्भ में, तो भारतीय संदर्भ में संविधान की मांग कहाँ से शुरू होती है? देखिए, भारत में संविधान की मांग है, ये संविधान की मांग औपनिवेशिक शासन काल से शुरू होती है और 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू होती है। 19वीं शताब्दी के अंत में भी बात करें तो 1895 में शुरुआत होती है, 1895 में शुरुआत होती है। 1895 में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। किनका नाम आता है? बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में, कौन से विधेयक में? स्वराज विधेयक, या आप इसे कह सकते हैं संविधान विधेयक। स्वराज विधेयक या संविधान विधेयक में सर्वप्रथम मांग की थी। स्वराज विधेयक या संविधान विधेयक में सर्वप्रथम जो मांग है, ये सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम मांग है ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यहाँ पर एक बात याद रखें, स्वराज विधेयक से क्या तात्पर्य है? स्वराज विधेयक की अपन बात करें तो ये संविधान विधेयक के रूप में है। और ध्यान रखना, भारत में पहली बार संविधान की मांग के साथ साथ ही मौलिक अधिकारों की जो मांग है, ये मौलिक अधिकारों की मांग भी किसमें की थी? मौलिक अधिकारों की मांग भी इसी स्वराज विधेयक में की गई थी। लेकिन इसी स्वराज विधेयक से जुड़े हुए प्रश्नों पर अपन बात करें तो सबसे पहला सवाल मन में यह है, इस स्वराज शब्द को लेकर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये स्वराज जो शब्द हैं, ये स्वराज शब्द दिया तो किसने था? स्वराज शब्द है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा शब्द दिया है? स्वराज शब्द दिया है। किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था स्वराज शब्द। लेकिन इसी स्वराज शब्द का जो सार्वजनिक प्रयोग है, ये सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, स्वराज शब्द का सार्वजनिक प्रयोग है ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सार्वजनिक प्रयोग तो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन ये शब्द दिया किसने था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसी स्वराज विधेयक में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान की मांग की थी। और याद रखिएगा, इसी स्वराज विधेयक में संविधान की मांग के साथ साथ सर्वप्रथम फंडामेंटल जो राइट हैं, इनकी मांग भी की गई थी। तो मौलिक अधिकार की मांग और संविधान की मांग, ये दोनों 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की। लेकिन इनके बाद अपन बात करें तो आगे रहता है कि 1922 का समय आता है और 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए। भारत का संविधान
भारतीयों द्वारा बनाया जाए। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, भारतीयों द्वारा बनाया जाए। ये बात किसने कही थी? ये बात महात्मा गांधी ने कही थी कि भारत का संविधान है ये भारतीयों द्वारा बनाया जाए। किसने कही? महात्मा गांधी ने कही। लेकिन कब कही? 1922 में कही। लेकिन मन में एक सवाल आ रहा है कि महात्मा गांधी ने ये बात है ये किस आंदोलन के दौरान कही थी? दोस्तों आपको याद होगा महात्मा गांधी ने ये बात है ये असहयोग आंदोलन के दौरान कही थी। कौन सा? जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था कि भारत का संविधान है ये भारतीयों द्वारा बनाया जाए। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन क्या था। ये 1920 में शुरू होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन उस समय शुरू होता है जब यूं कहें कि रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट में क्या था कि दमनकारी कानून था कि बिना सुनवाई बिना किसी दलील के उठा के जेल में डालने के नियम थे। जब रॉलेट एक्ट में ये नियम थी तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट का विरोध किया और यहाँ से चीज़ें अंग्रेजों के हाथ में निकलना शुरू होती हैं। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में। इस 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। पृष्ठभूमि में ये तय हुआ कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। साथ में इसी असहयोग आंदोलन में ये तय हुआ कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों में मूल रूप से सत्याग्रह था। और गांधी जी के सत्याग्रह को समझने का प्रयास करें तो गांधी जी के सत्याग्रह में क्या बातें शामिल थी? गांधी जी के सत्याग्रह में ये बात शामिल थी, गांधी जी के सत्याग्रह में ये बात शामिल थी कि स्वयं को कष्ट देते हुए अपनी बात किसी और से मनवा लेना, ये गांधी जी का सत्याग्रह था। आप सोच रहे होंगे स्वयं को कष्ट कैसे देंगे? स्वयं को कष्ट देने का मतलब था कि गांधी जी भूख हड़ताल कर लेते थे। भूख हड़ताल उन्होंने जेल में भी की है, बाहर भी की है। अनशन पर वो बैठ जाते थे तो अनशन के दौरान स्वयं को ही पीड़ा होती है और स्वयं को पीड़ा देकर अगर दूसरे से बात मनवाई जाती है तो वह गांधी जी का सत्याग्रह है। किनका? गांधी जी का सत्याग्रह है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ये बात कही। लेकिन आपको पता है कि फरवरी 1922 में, कब? फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान एक घटना घटित होती है, चोरा चोरी कांड। कौन सा? चोरा चोरी कांड। और इस चोरा चोरी कांड में ये हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ और चोरा चोरी कांड में ये फाइनल हुआ कि आंदोलन वापस लिया गया। चोरा चोरी कांड क्या था कि एक भीड़ द्वारा थाने को आग लगा दी गई, जिसमें कुछ सिपाही 20 से अधिक 22 के लगभग सिपाही हैं ये जिंदा जल गए थे। महात्मा गांधी इस घटना से आहत हुए और अचानक उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो कांग्रेस के दो नेता थे। एक का नाम आता है CR दास यानी चित्तरंजन दास और दूसरा नाम आता है मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने 1 जनवरी 1923 को, कब? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना कर डाली। कौन से दल की? स्वराज दल की स्थापना कर डाली। और ये स्वराज दल है, ये स्वराज दल 1923 में बनता है और इसकी स्थापना कहाँ पर की है? इलाहाबाद में की है। तो स्वराज दल की स्थापना की कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसी स्वराज दल का मैनिफेस्टो मार्च 2023 में जारी होता है। स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1923 को हुई है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस स्वराज दल की स्थापना
1 जनवरी 1923 को हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? इलाहाबाद में हुई है। और इस स्वराज दल के लिए याद रखना दोस्तों, स्वराज दल ने संविधान की मांग कब की थी? तो स्वराज दल ने 1924 में, कब? 1924 में संविधान की मांग की। कब की? स्वराज दल ने 1924 में संविधान की मांग की थी। तो याद रखिएगा, भारत में संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। जबकि संविधान की मांग करने वाली पहली पार्टी कौन सी है? स्वराज पार्टी है। मांग करने वाला पहला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक, पार्टी कौन सी है? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो 1 जनवरी 1945 को होता है। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। अब यहाँ पर जब स्वराज दल ने संविधान की मांग की तो एक प्रकार से यूँ कहें कांग्रेस विभाजित होती नजर आ रही थी, दो अलग अलग दलों में यहाँ विभाजित होती नजर आ रही थी। तो इसी दौरान भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड के प्रस्ताव को भारतीयों ने एक चुनौती, लॉर्ड बर्कनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों पर एक तंज कसा और भारतीयों के लिए कहा कि भारतीयों को संविधान का बोध नहीं है। वे बार बार संविधान की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें संविधान का बोध नहीं है। ये बात किसने कही? ये बात लॉर्ड बर्कनहेड ने कही। जब लॉर्ड बर्कनहेड ने कही तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसके बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट दी, इतिहास में उसी नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नेहरू रिपोर्ट का संबंध है, ये नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो याद रखना, नेहरू रिपोर्ट का संबंध पूछा जाए तो संबंध है भारतीय संविधान के प्रारूप से। किससे है? भारतीय संविधान के प्रारूप से। तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के प्रारूप से है। किससे है? भारतीय संविधान के प्रारूप से है। किसका संबंध? नेहरू रिपोर्ट का संबंध। ये नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? तो याद रखिएगा, ये नेहरू रिपोर्ट है, ये नेहरू समिति ने प्रस्तुत की थी। किसने? नेहरू समिति ने प्रस्तुत की थी। और नेहरू समिति के लिए पढ़ चुके हैं कि ये 11 सदस्यीय ऑल पार्टी मेंबर थे, सर्वदलीय समिति के रूप में थी। और इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। इसी नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन इस नेहरू समिति में जो सचिव थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सर अली GR प्रधान है, ये बेगम एजाज रसूल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, ये बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस नेहरू समिति में शामिल थे, चाहे वो श्रमिक दल के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो स्वराज दल के हों। यानी यह एक सर्वदलीय समिति के रूप में थी। तो भारतीय संविधान का सबसे पहले ड्राफ्ट अगर किसी ने तैयार किया तो वह नेहरू समिति ने तैयार किया था। नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट दी, इतिहास में उसी को क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन इसके बाद अपन बात करें 1934 की, तो 1934 में एक नाम आता है MN रॉय। 1934 में MN रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर डाली। 1934 में MN रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर डाली। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग क्यों की? इन्होंने सीधी मांग क्यों नहीं की? औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग शब्द क्यों आता है इनके साथ? MN रॉय है, ये मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कौन सी? यानी साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। साम्यवादी विचारधारा में मार्क्सवादी विचारधारा है। ये साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे
तो साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं ये संविधान सभा के पक्षधर नहीं रहे हैं। साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं ये संविधान सभा के पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन यह एम.एन. रॉय की वैयक्तिक मांग थी, या यूँ कहें व्यक्तिगत मांग थी। इंडिविजुअल रूप से इन्होंने ये संविधान सभा की मांग की है। एम.एन. रॉय की चर्चा अपन बाद में करें, लेकिन पहले ही समझ लें कि दुनिया में संविधान सभा का विचार किसने दिया था। दुनिया में संविधान सभा का विचार है ये सर्वप्रथम किसने दिया, तो सर्वप्रथम है ये सर हेनरी मैन ने दिया था। किसने दिया? सर हेनरी मैन ने दुनिया में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया था, जबकि भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की है? ये एम.एन. रॉय ने की है, व्यक्तिगत रूप से की है, इंडिविजुअल इन्होंने मांग की है। एम.एन. रॉय साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और एम.एन. रॉय ने 1920 में ताशकंद में, कहाँ पर? 1920 ताशकंद में। ये वही ताशकंद जहां पर 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, 11 जनवरी 1966। ये वही ताशकंद जहां पर शास्त्री जी की मृत्यु के ठीक एक दिन पहले 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के अयूब खां और भारत के शास्त्री जी के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था, जो सोवियत संघ के नेता कोसिजिन के प्रयासों से करवाया गया था। और यहाँ पर याद रखिएगा ये ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध को लेकर के हुआ था। ताशकंद समझौते में ये तय हुआ था कि अप्रैल 1965 से पहले दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थान पर थी उस स्थान पर जाना होगा। यानी एक प्रकार से अपन ने जो विजित क्षेत्र था ये पाकिस्तान को वापस लौटा दिया ताशकंद समझौते के तहत। ठीक है, ये 1965 का जो युद्ध हुआ था, ये गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है, यहाँ एक तटीय सीमा है, लगभग 92 से 94 किलोमीटर के आसपास होगी। उस सीमा का नाम है सरक्रिक सीमा। इस सरक्रिक सीमा को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद था, आज भी विवाद है। इस तटीय सीमा को लेकर के युद्ध हुआ था और इस युद्ध के समय एक नारा लगा था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसी 1965 के युद्ध में आपने एक नाम सुना होगा, बलवंत राय मेहता, जो कि गुजरात से संबंधित थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। कारण ये था कि वो सिविलियन हेलीकॉप्टर उड़ेगा, इस बात की खूब जानकारी है, ये इंटेलिजेंस को नहीं थी। ठीक है, पाकिस्तान को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है, उन्होंने सेना का हेलीकॉप्टर समझ के ही उसे गिराया था। ठीक है, तो इस 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ, वो इसी ताशकंद में हुआ। एम.एन. रॉय ने ताशकंद में 1920 में साम्यवादी पार्टी का गठन किया था। भारत में साम्यवादी पार्टी का संस्थापक किसको कहा जाता है? साम्यवादी पार्टी का जो संस्थापक है ये एम.एन. रॉय को कहा जाता है। साम्यवादी पार्टी का गठन 1920 में ताशकंद में हुआ, तो साम्यवादी पार्टी का संस्थापक किसको कहा जाता है? एम.एन. रॉय को कहा जाता है। लेकिन यही साम्यवादी पार्टी है, ये भारत में कब स्थापित की गई थी? 1925 में ये साम्यवादी पार्टी है, ये भारत में स्थापित की गई थी। कब? 1925 में साम्यवादी पार्टी है, ये भारत में स्थापित हुई थी। कब? 1925 में ये पार्टी स्थापित की गई थी भारत में। लेकिन 1965 के युद्ध के माफी चाहूँगा 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस 62 के युद्ध के बाद ये पार्टी दो भागों में बट गई थी। एक साम्यवादी पार्टी जो मार्क्सवाद के विचारों पे चल रही थी, यानी CPI-M बन गई, और एक CPI बन गई। दोनों कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहे हैं, लेकिन अभी भारतीय साम्यवादी दल की राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता 2023 में खत्म कर दी गई है। अभी केवल राष्ट्रीय भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी के पास राष्ट्रीय दल की मान्यता है।
दोनों दल हैं ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं और मजदूरवाद का समर्थन करते हैं। यानी साम्यवादी पार्टी की विचारधारा में कौन सी विचारधारा है कि ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं। किसका? पूंजीवाद का विरोध करते हैं और साथ में पूंजीवाद के विरोध के साथ साथ जो मजदूरवाद है इस मजदूरवाद का समर्थन करते हैं। मजदूरवाद का समर्थन और पूंजीवाद का अगर विरोध करता है तो वह साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल 1962 के युद्ध के बाद दो अलग अलग भागों में बटा, एक मार्क्सवाद के विचारों पर और एक साम्यवाद के विचारों पर। दोनों के चुनाव चिन्ह अलग हैं। जो केवल साम्यवाद की विचारधारा यानी लेनिनवाद वाली जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह हसिया और अनाज की बाली है, लेकिन जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर चलने वाला साम्यवादी दल है उसका चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा है। क्या है? हसिया और हथौड़ा है। यहाँ पर देखिएगा एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। ये मांग है ये ज्यों की त्यों ही रही, लेकिन दुनिया में मांग है ये किसने की थी? सर हेनरी मैन ने की थी। इसी दौरान 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। इस फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी। कौन से अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में की थी। कुछ किताबों में फैजपुर अधिवेशन का वर्ष 1936 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो अगर अपन तथ्यों पर बात करें जिनके सोर्सेज अलग अलग अपने को मिल सकते हैं वहाँ पर 1938 मिलेगा फैजपुर अधिवेशन। वैसे कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी बने हैं। दो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन इसी दौरान 1940 का समय आता है और 1940 में भारत की वाइसराय कौन थे? 1940 में भारत की वाइसराय लॉर्ड लिनी लिथगो। कौन है? वाइसराय लॉर्ड लिनी लिथगो द्वारा, वाइसराय लॉर्ड लिनी लिथगो द्वारा, वाइसराय लॉर्ड लिनी लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव है। ये अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया, जिस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा। अंग्रेजों ने पहली बार ये स्वीकार किया कि भारत का एक संविधान होगा। अब बात ये आती है कि अंग्रेजों ने पहली बार 1940 में ही क्यों स्वीकार किया? इसके पीछे की घटना क्या थी? इसके पीछे की घटना दूसरा विश्व युद्ध था। दूसरा विश्व युद्ध है ये 1939 में हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ? तो इसके पीछे का कारण वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। वर्साई पोलैंड के एक शहर का नाम है। 1919 में वर्साई की संधि हुई और इस वर्साई की संधि का कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ और 1914 में क्यों हुआ? उसका तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जर्मनी में हत्या। यहाँ से चीज़ों को समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आएंगे। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जर्मनी में हत्या पहले विश्व युद्ध का ये तात्कालिक कारण था। पहला विश्व युद्ध 1918 तक पूर्ण रूप से चला। इसके बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि, वर्साई पोलैंड की शहर का नाम है। वर्साई की संधि हुई। इस वर्साई की संधि में ये तय हुआ कि युद्ध के लिए जिम्मेदार जर्मनी है। जर्मनी युद्ध का हर्जाना ब्रिटेन को देगा और दूसरी शर्त रखी गई कि 20 वर्षों तक कोई राष्ट्र युद्ध नहीं करेगा। तो उस समय जर्मनी का व्यक्ति एडोल्फ हिटलर ने ऐलान किया कि ये तो 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। 20 वर्ष बाद दुनिया से वर्साई की संधि में जर्मनी के हुए अपमान का बदला लूंगा।
हिटलर ने ये बात कही कि 20 वर्ष बाद अपमान का बदला लूंगा, क्योंकि वर्साय की संधि में शर्त थी 20 वर्षों तक कोई राष्ट्र युद्ध नहीं करेगा। हिटलर के हाथ में सत्ता भी नहीं है। हिटलर किसी यूँ कहें सामान्य सा व्यक्ति आप कह सकते हैं उस समय का। 1923 में हिटलर ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था द जर्मन वर्कर्स पार्टी। द जर्मन वर्कर्स पार्टी ने धीरे धीरे जर्मनी में धरातल पर काम करना शुरू किया जन समर्थन जुटाने के लिए। लेकिन इसी दौरान युद्ध संधि की शर्तों में शर्त थी कि जर्मनी युद्ध का हार जाना ब्रिटेन को देगा। तो ब्रिटेन ने जर्मनी के जो संसाधन थे, चाहे वो कोयला हो या अन्य खनिज हो, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और जर्मनी में उन खनिजों का दोहन शुरू कर दिया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी, क्योंकि जर्मनी के सारे संसाधनों पर तो ब्रिटेन का कब्जा था। जर्मनी की हालत खराब होने लगी तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया अमेरिका ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया। लेकिन अचानक से 1929 के आसपास अमेरिका का रियल एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया। जब अमेरिका का रियल एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो अमेरिका ने जर्मनी को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी और इधर एडोल्फ हिटलर इस बात को लेकर मैदान में कूद पड़ा कि हम ब्रिटेन को सहायता अब जो भी संसाधन है वो नहीं देंगे। ठीक है, बहुत हुआ, अब नहीं देंगे। और इसी बेस पर जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसके मन में ये भय था कि कहीं कोई मुझे हटा ना दे, क्योंकि ये संधि की शर्तों के मुताबिक तो 20 वर्ष 1939 में पूरे हो रहे थे और जर्मनी का अपमान ही हिटलर के दिमाग में चल रहा था वर्साय की संधि में जो हुआ है। तो हिटलर के दिमाग में एक ही बात थी कि जर्मनी दुनिया के नक्शे पर रहे या ना रहे, वर्साय की संधि में मेरे राष्ट्र का जो अपमान हुआ है उसका बदला मुझे लेना है। ये हिटलर के विचार में था। हिटलर जनवरी में 1933 में चांसलर बना, लेकिन दिमाग में ये था कि लोग मुझे हटा देंगे। तो उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वासी लोगों को अपॉइंट किया और इसी में एक नाम आता है होमलूर शॉक्ट का। उन्हें वित्त विभाग का प्रमुख बनाया गया या अर्थव्यवस्था सुधारने का जिम्मा उसे दिया गया। इस 6 साल के पीरियड में, 6 साल में बोल रहा हूं, 1933 से 1939 तक के समय में हिटलर ने जर्मनी में भयंकर नरसंहार किया यहूदियों का। हिटलर ने जर्मनी में ऐलान कर दिया कि जिसकी चौड़ी ललाट और नीली आंख है वही आर्य है। हिटलर ने स्कूलों में नाज़ी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया और इसके तहत आर्य बच्चों को यहूदियों के प्रति नफरत बढ़ाई गई। यहां तक कहा गया कि इन्होंने हमारे गुरु ईसा मसीह को मारा है। हिटलर ने जर्मनी में ऐसे फरमान जारी किए कि जो महिला सुधारी नस्ल के बच्चे पैदा करेगी हिटलर उसे सम्मानित करेगा, बाकी को दंडित करेगा। ऐसे फरमान जर्मनी में जारी कर दिए। अब हिटलर के इस भयंकर नरसंहार को समझने के लिए आप 1933 से 1939 के जर्मनी के इतिहास को पढ़ने का कोशिश करें वर्तमान संदर्भ में। उसमें आप देखेंगे हिटलर ने यहूदियों को लाखों की संख्या में एक साथ मौत के घाट उतारा। इसके लिए बाकायदा जहरीली गैस चैम्बर बनाए गए, करंट लगाया गया। इन मौत के कुओं तक ले जाने के लिए यहूदियों को मालगाड़ियों तक का इस्तेमाल किया गया और लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान संधि की शर्तों के मुताबिक 20 वर्ष पूरे हुए। 20 वर्ष पूरे हुए 1939 में। अब हिटलर के दिमाग में तो वही वर्साय की संधि चल रही है। हिटलर के दिमाग में एक ही बात थी कि दुनिया के नक्शे पर जर्मनी रहे या ना रहे, लेकिन वर्साय की संधि में जर्मनी का जो अपमान हुआ है इसका बदला तो मैं दुनिया से लूंगा। उन्होंने 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध का आगाज किया। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी को झेलना पड़ा तो वो ब्रिटेन को झेलना पड़ा, क्योंकि जर्मनी के मन में इस बात को लेकर टीस थी कि ब्रिटेन ने हमारे संसाधनों का दोहन किया है, हमें दिवालिया बना दिया, कंगला बना दिया। इसी दौरान 1942 तक आते आते हिटलर का अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन बात 1940 पर अटकी है। अब भारतीय किसी दुनिया में
यूँ कहें निर्णय लिए जाते हैं तो कूटनीतिक बातें शामिल होती हैं। यहाँ पर इस निर्णय में कूटनीतिक बात ये थी कि अगर अगस्त प्रस्ताव जारी करेंगे और इसमें इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ठीक है, हम एक डोमिनियन स्टेट के रूप में भारत का संविधान बना देंगे, तो शायद भारतीय युद्ध के में अंग्रेजों की ओर झुक जाएं, यानी अंग्रेजों की मदद करें। लेकिन इसी दौरान लॉर्ड लिनी लिथगो ने जो अगस्त प्रस्ताव जारी किया, भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात हुई। अब मन में आया कि डोमिनियन स्टेट क्या है? डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि शासककर्ता भारतीय होंगे, नीतियां ब्रिटेन बनाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसके बाद 28 में लाहौर अधिवेशन हुआ और 1929 में नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए 26 जनवरी को जिस पूर्ण स्वराज दिवस की मांग की थी, उस दिन से इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांगों को अपनी मुख्य मांगों से अलग कर दिया था और वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। इसी पूर्ण स्वराज की मांग के कारण इन्होंने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि इसमें तो केवल डोमिनियन स्टेट आया है और डोमिनियन स्टेट की मांग को मुख्य मांगों से अलग 1929 में ही कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां तक कहा कि ये दरवाजे पर जंग लगी हुई कील की समान है जो अब किसी काम की नहीं है। भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया और युद्ध के बाद जब स्थितियां हाथ से निकलती हुई जा रही थी, इसी दौरान गांधी जी जैसे नेताओं ने नारा दिया करो या मरो का, और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आ रहा था और अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी स्थिति को समझें या फिर भारत में हो रही अशांति को रोकें। तो इसी दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल से स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जो 23 मार्च 1946 को भारत आता है। स्टेफर्ड क्रिप्स जब भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने स्पष्ट किया कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था ये भारत है। ये एक बार अगर किसी के प्रति यहाँ के लोग अविश्वास जाहिर कर दें तो वो अविश्वास ही रहता है। क्रिप्स मिशन का भी भारतीयों ने चारों तरफ विरोध किया, क्योंकि क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग ने तो इसलिए विरोध किया कि उनकी द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो स्टेफर्ड क्रिप्स को अपने मित्र को एक शैतान के वकील की संज्ञा दे दी, लेकिन साथ में क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कह दिया नेहरू जी ने। तो इस प्रकार से स्थितियां क्रिएट हो गई और अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए तो वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी और उस लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। क्लीमेंट एटली जिन्होंने 1935 के अधिनियम पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में टिप्पणी की थी, भारतीयों के पक्ष में बात की थी। क्लीमेंट एटली जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से 24 मार्च 1946 को एक 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं, और उस कैबिनेट मिशन योजना ने 16 मई 1946 को अपने उद्देश्य स्पष्ट किए थे। अब वो कैबिनेट मिशन योजना के क्या उद्देश्य थे, कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन मेंबर थे, इन सब पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।